नमस्कार, मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पिछली वीडियो में हमने बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम पर चर्चा किया था। यह बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम का ही यह एक पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझेंगे। बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम में बहुत सारे पोस्टुलेट्स पर हमने चर्चा किया था, जिसमें से एक पोस्टुलेट था व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आइदर रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। क्या कहते हैं, एक पोस्टुलेट था कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो वह एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम में हमने देखा था एटम की दो स्थिति हो सकती है, एक तो ग्राउंड स्टेट जो कि मोस्ट स्टेबल स्टेट है, और या तो एनर्जी गेन करके या फिर किसी कारण से एटम एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, लेकिन मोस्ट स्टेबल ग्राउंड स्टेट होता है। तो यदि एनर्जी एब्जॉर्ब करके एटम एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो वह एनर्जी रिलीज करके स्वतः ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम बहुत कम होती है, अप्रॉक्स 10⁻⁸ सेकेंड के आसपास होता है एक्साइटेड स्टेट की। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जनरली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट चले जाते हैं और उस एब्जॉर्ब एनर्जी को रिकॉर्ड करते हुए यदि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या किसी भी तरह के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करते हैं तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। लेकिन हमें पता है एक्साइटेड स्टेट में एटम नहीं रहेगा, वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा एब्जॉर्ब एनर्जी को रिलीज करके। और यदि रिटर्निंग के समय इलेक्ट्रॉन जब वापस आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, तब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा उसको रिकॉर्ड करके यदि हम स्पेक्ट्रम को प्राप्त करें तो इसको कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। जनरली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के कंपैरिजन में इमिशन स्पेक्ट्रा इजियर होता है रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए इमिशन स्पेक्ट्रा का स्टडी हम लोग प्रेफर करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यह एटॉमिक स्पेक्ट्रा होगा, एक एटम की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर हमने उसी बात को लिखा है जो अभी हमने चर्चा किया कि बोर्स मॉडल का में एक पोस्टुलेट है जिससे हम लोग सेकेंड या थर्ड पोस्टुलेट था, जिसमें हमने देखा था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, a fixed amount of energy is either absorbed or emitted by electrons। इमिशन स्पेक्ट्रम की चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा, एटम जब ग्राउंड स्टेट में आएगा, उस स्थिति में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे रिकॉर्ड करके हम लोग स्पेक्ट्रम को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इट इमिट्स अ रेडिएशन ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ऑब्वियस सी बात है, एक्साइटेड स्टेट जा रहा है तो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा और उस क्रम में जो एनर्जी रिलीज करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होगी, डेफिनिट होगी, या फिर वेवलेंथ की बात करें तो डेफिनिट वेवलेंथ रिलीज करेगा, डेफिनिट वेवलेंथ का रेडिएशन रिलीज करेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ ईच फोटोन ऑफ लाइट इमिटेड अ ब्राइट लाइन अपीयर्स इन द स्पेक्ट्रम। क्या कहता है, जितने भी फोटोन्स इमिट होंगे ग्राउंड स्टेट में आने के क्रम में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रम में, ब्राइट लाइन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व करते हैं और उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे इस इमेज पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा
न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, जिसको कि हमने नंबरिंग करके n इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे हमने दिखाया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर, डिफरेंट ऑर्बिट्स पर पहुंच जाता है। फिर वहां से जब वापस आता है तो उस समय एब्जॉर्ब एनर्जी को इमिट करता है और उसी इमिशन को रिकॉर्ड करके इस स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब जंप करके ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक लाइन अपीयर होगी। थर्ड ऑर्बिट से जंप करेगा तो वहां से हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन होगी। फोर्थ ऑर्बिट से देखिए n इक्वल टू 4 से 1 में आ रहा है तो यहाँ भी स्पेक्ट्रल लाइन है। इस तरह से सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। और इस तरह के कई सीरीज भी प्राप्त होते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये एक ग्रुप ऑफ लाइन्स है, ये एक ग्रुप ऑफ लाइन्स है, ये एक ग्रुप ऑफ लाइन्स है। इस तरह से कई ग्रुप ऑफ लाइन्स आता है, यानी कहेंगे कई तरह के सीरीज प्राप्त होते हैं और इनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। जनरली हम लोग इनके बीच की एनर्जी को जब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो प्रेफर करते हैं वेव नंबर में रिप्रेजेंट करने का, इनके बीच की एनर्जी को। ठीक है, तो वेव नंबर में यदि हम इसको लिखना चाहें तो इस इक्वेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं। ये इक्वेशन है जहां पर n2 की जो वैल्यू होती है ये वेरिएबल होती है और ये वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होती है तो कहते हैं n1 की वैल्यू में 1 2 3 4 ऐड करते जाएं, वह n2 की वैल्यू होगी। जैसे इस सीरीज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो इस सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या है 1, लेकिन n2 की वैल्यू यहाँ से यदि आ रहा है तो n2 की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ से आ रहा है तो n2 की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ से आ रहा है n2 की वैल्यू 4 हो गई, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, और आगे हो सकता है। तो इस तरह से हमें अलग अलग n2 की वैल्यू प्राप्त होती है और ये जो वैल्यू है इसको हम रिडवर्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और वेव नंबर का जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इसका यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए स्पेक्ट्रल लाइन को हम लोग वेव नंबर से प्रेफर करते हैं दिखाने का, इसकी वैल्यू क्या होगी वेव नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह का ट्रांजिशंस प्राप्त होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन जंप्स होते हैं, इसको हम लोगों ने इस इमेज से समझ लिया है। अब बात आती है कि यदि हमें nth लेवल पता रहे, ऑर्बिट की संख्या पता रहे, मान लीजिए कि ऑर्बिट की संख्या फिफ्थ है, फिफ्थ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो हमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त होंगे। तो यह स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या हमें इस फॉर्मूले से पता चलता है। The number of spectral line in the spectrum when the electron comes from the nth level to the ground level, then the number is given by this formula. ठीक है, where n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे अभी यहाँ बात करते हैं, मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट से हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगे, तो यहाँ देख सकते हैं 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 यानी 2 और यहाँ भी 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3 लाइंस आनी चाहिए। यहाँ देख लेते हैं n इक्वल्स 3 है, ये है, तो यहाँ से देखिए 3 लाइन आएंगे, एक लाइन ये, एक लाइन ये 2 और एक लाइन यहाँ पर देखिए 3 से 2 यानी 3 लाइंस आया। तो इस तरह से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी हम इस फॉर्मूले का यूज करके बता सकते हैं यदि हमें ऑर्बिट का नंबर पता रहे तो, है ना। ऑर्बिट यानी एनर्जी स्टेट की बात हो रही है ना, ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट एनर्जी स्टेशनरी स्टेट्स होता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में यदि हम लोग दिखाना चाहें तो इसको इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट यानी फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, ये सेकेंड है, एन की वैल्यू देखिए बढ़ता गया है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है और ये इन्फिनिटी है। यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है
दो लगातार एनर्जी स्टेट के बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है, यानी क्लोजर आता जा रहा है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी इनके बीच की एनर्जी कम होता जाएगा। बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम का जो पोस्टुलेट था उसमें भी हमने यह बात चर्चा किया था, आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे n बराबर 1 है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जब अलग अलग ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स जंप्स करेंगे और उसके कारण ग्रुप ऑफ लाइंस जो अपीयर होगा, इस लाइन को हम लोग लाइमन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कहेंगे, ठीक है। कौन सा सीरीज होगा? लाइमन सीरीज होगा। और इस सीरीज में इस लाइन को फर्स्ट लाइन कहते हैं, इसे सेकेंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, और जो लेफ्ट में होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में, उसको हम लोग लास्ट लाइन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह के कई सीरीज बन रहा है, एक लाइमन सीरीज, एक बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज है, और सभी का अलग अलग एनर्जी स्टेट है। यदि आपसे कहा जाए कि इसमें से कौन सा सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विजिबल रेंज में फॉल करता है, विजिबल रेंज में आता है, यानी कि विजिबल रेंज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है, तो यहाँ पर हम देख के बता सकते हैं कि यह पाल्मर सीरीज है जो विजिबल रीजन में विजिबल रीजन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज करता है। जबकि पास्चन सीरीज जो होता है यह नियर इंफ्रारेड, ब्रैकेट फार इंफ्रारेड और फंड फार इंफ्रारेड, और लाइमन सीरीज जो होता है यह अल्ट्रा वायलेट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं अलग अलग तरह का सीरीज हमें प्राप्त हो रहा है, और सभी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो इमिट कर रहे हैं वो अलग अलग है, और सभी का रेंज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल्मर सीरीज जो विजिबल रीजन है, इसको हमने यहाँ पर इमेज में दिखा दिया है। ये जो है एक्सट्रीम लेफ्ट में, यहाँ आप देख सकते हैं या इन्फिनिटी से आ रहा है, यानी कि फर्स्ट टू इन्फिनिटी, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी गैप होगा, यानी इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, है ना। और फ्रीक्वेंसी की यदि बात करें तो यह हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी, है ना। एनर्जी की बात करें तो इसका एनर्जी हाईएस्ट होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटम होगा, है ना। जबकि यहाँ पर इसकी बात करें जो फर्स्ट लाइन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटम होगा वह लिस्ट एनर्जी का होगा इसमें से, और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। तो आप जानते ही हैं विजिबल रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेवलेंथ किस रेंज में होता है, यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। यह लगभग 360 से लेके 750 और 780 तक होता है ना, नैनोमीटर में, और एंगस्ट्रम में यदि हम कहें तो यह एंगस्ट्रम में इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर उसी को हमने नोट डाउन कर दिया है। फर्स्ट लाइन ऑफ ए सीरीज इज कॉल्ड द लाइन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट एनर्जी, एंड द लास्ट लाइन ऑफ द सीरीज इज द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट एनर्जी। द स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन, ये जरा डिटेल को हम लोग एक जगह समराइज कर लेते हैं। जब लाइमन सीरीज हमें प्राप्त हो रहा है तो n1 की वैल्यू क्या है? 1 है। n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 होगा, और इसका स्पेक्ट्रल रीजन क्या होगा? यह रीजन होगा अल्ट्रावायलेट, ठीक है। इसी तरह से बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 होगी, और n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक हो सकता है, और इसका स्पेक्ट्रल रीजन विजिबल होगा। इसी तरह से पास्चन का n1 की वैल्यू 3, ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4, फंड की n1 की वैल्यू 5, और इस सभी में यह कंटिन्यूअस नंबर होगा, जस्ट इससे एक बढ़ा के हमें लिखना है, ठीक है। और ये तीनों हमारा इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आ सकता है कि
कौन सा स्पेक्ट्रल सीरीज विजिबल रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है? तो हम बता सकते हैं यह बाल्मर सीरीज होगा। यदि अल्ट्रावायलेट रीजन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेगा तो कहेंगे लाइमन सीरीज। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझ लिया है। अब लोग लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थियरी पर चर्चा करेंगे। चलिए ये करके देखते हैं। पहला लिमिटेशन है, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर किसी भी एटम का या स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कौन? बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यानी बोर्स थियरी का यह फेलियर है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अगला डिमेरिट क्या था? इट वाज इनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन एटम का स्प्लिट कर जाता है, यानी एक से ज्यादा लाइंस आता है, जिसको कि बोर्स थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैग्नेटिक फील्ड में जब स्प्लिटिंग होता है तो उसको हम लोग जीमन इफेक्ट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्प्लिटिंग होता है तो उसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड डिमेरिट था, इसका सेकेंड लिमिटेशन था, जिसको कि बोर्स थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगला लिमिटेशन क्या है? तो बोर्स थियरी ने कहीं भी एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनता है, केमिकल कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनता है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। मॉलिक्यूल क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसकी हमें कहीं कोई आइडिया नहीं मिलता है, किसी तरह की इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं होती है बोर्स थियरी से। ठीक है, तो ये तीन मेजर्स लिमिटेशंस थे। तो आज क्लास हम लोग यहीं